नमस्कार, कैसे हैं आप? वैसे मुझे लगता है कि आप मुझे बहुत मिस कर रहे थे, क्योंकि कहानी लेकर तो आपकी पिया ही आती है ना आपके पास। तो दिल के दरवाजे खोल लीजिए और जल्दी से कहानी सुनने के लिए बिल्कुल से हो जाइए तैयार। लेकिन बीके एंटरटेनमेंट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन, उसे जल्दी से प्रेस कर दीजिए, जिससे सारी की सारी स्टोरीज आपके पास नोटिफिकेशन के ज़रिए टाइम टू टाइम पहुँचती रहे डेली। ओके, तो आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ बहुत ही प्यारी कहानी है। इस कहानी को लिखने वाली लेखिका भी बहुत प्यारी है, विजया, और इस कहानी का नाम है अनुत्तरित। तो ये कहानी आपके लिए। मेरे ख्याल से किसी कहानी का कभी अंत नहीं होता। हम ही हैं जो नियति के इस खेल को आरंभ या अंत जैसे शब्दों से बांधते हैं। जब हम में उम्मीद जागे तो आरंभ, और जब हम हताश या निराश हों तो अंत। हम जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद आत्मा की अंशवरता, निरंतरता पर विश्वास करते हैं। तो फिर रिश्तों की कहानियों का अंत कैसे संभव है? आज फिर एक बार हमारे गांव पर बादलों ने अपनी उदारता बरसाई है, पर ये सावन हमेशा से ही इतना उदार नहीं था। 5 साल पहले जब भयंकर सूखा पड़ा तो धरती की छाती चीरकर अपना पेट भरने वालों के आंसू तक सूख गए थे। वैज्ञानिक होने के बावजूद मैं कभी अपना गांव नहीं छोड़ना चाहता था, तब भी नहीं जब वो शमशान बनता जा रहा था। मौत के भय ने पूजा पाठ, मान मनौतियाँ और तंत्र मंत्र शुरू करवा दिए थे। मैं भी मनी मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था। मेरी प्रार्थना का ऐसा फल मिला कि सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि मेरे जीवन की शुष्कता भी दूर हो गई। एक जोड़ी ऐसे कदम पाँव में पड़े जो बादल भी लाया और साथ में भावनाओं की आर्द्रता भी। उस रात अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और मुझे सर्किट हाउस से बुलावा आया कि शहर से एक महिला आई है जो मुझसे मिलना चाहती है। पहले मैंने सोचा कि बिजली नहीं है, कल सुबह उजाले में जाऊंगा। फिर लगा कुछ ज़रूरी काम हुआ तो ये सोचकर मैं छाता उठाकर चल पड़ा। राह चलते हुए मैं अपने ही विचारों में मग्न था कि कल की सुबह कितनी मोहक होगी। मिट्टी की इस सौंधी खुशबू ने ही शायद मुझे यहाँ बांध कर रखा है। गांव की यही मिट्टी मुझ में एक वास्तविकता के अंश का आभास कराती है, और वास्तविकता अप्राकृतिक नहीं है। गांव की मिट्टी के कारण ही यहाँ के लोग भी मिट्टी की ही तासीर के हैं। नरम दिल, मासूम, वास्तविक। शायद इसीलिए लोग इन्हें हमेशा से ही रौंदते आए हैं। शहर के लिए लोग सीमेंट की तरह कठोर हो जाते हैं। सहसा सर्किट हाउस के चौकीदार ने पूछा, साहब किससे मिलना है? और मैं अपने विचार लोक से बाहर आ गया। तभी आवाज़ आई, शायद आप मुझसे मिलने आए हैं। मिश्री को शहद में लपेटकर बोले गए इन शब्दों की आवाज़ की स्वामिनी, उसको देखने में तो मैं बहुत आतुर हो उठा। अंधेरा मुझे आज जितना खल रहा था उतना पहले कभी नहीं खला। उस आवाज़ का पीछा करते करते मैं दीवान खाने तक जा पहुंचा, शायद इसीलिए क्योंकि अंधेरे की वजह से कुछ भी देख पाना मुश्किल था। तभी एक पीली रोशनी ने कमरे में प्रवेश किया। मेरा अनुमान सही था, वो दीवान खाना ही था। वो रोशनी धीरे धीरे करीब आने लगी और दृश्य कुछ स्पष्ट होता गया। तभी उस सुनी हुई आवाज़ को शक्ल मिल गई, और शक्ल भी ऐसी जो अपनी आवाज़ से भी ज़्यादा विनम्र थी। औसत कद, मोमबत्ती की पीली रोशनी में उसका सांवला रंग भी सोने सा दमक रहा था। आंखें कुछ बड़ी पर भौहों की कमानी को संभालती हुई। उसकी आभा बाहरी सौंदर्य से ज़्यादा उसकी सुंदर आत्मा के बारे में बता रही थी। आइए बैठिए। इन शब्दों से दीवान खाने की खामोशी टूटी। आपको बुलावा मैंने ही भेजा था। मैं तब भी खुद को समेटकर चुपचाप बैठा था, शायद खुद को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पा रहा था। आप चाय लेंगे? इस बार भी बात उसी छोर से शुरू हुई। मैंने हामी भरते हुए सिर्फ सिर हिला दिया। उसने धीरे से पूछा, आप काफ़ी असहज लग रहे हैं। मैं झेप गया, यूँ लगा जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई हो। मैंने कहा, नहीं, वैसे आपने मुझे क्यों बुलवाया? ये हमारी पहली मुलाकात के वार्तालाप में मेरा पहला योगदान था। हालांकि मेरे द्वारा सीधे मुद्दे पर आकर दागे गए सवाल के कारण वो अचरज में थी, पर अब भी चेहरे पर वही नपी तुली मुस्कान कायम थी। मुझे कामवाली ने बताया कि आप इस गांव के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मैं शहर से आई हूँ, गांव देखना चाहती हूँ। क्या आप मुझे कल गांव दिखलाने ले जाएंगे?
मैं जल्द से जल्द उस जगह या कहे उस स्थिति से बाहर निकलना चाहता था, इसलिए मैंने हाँ कर दी। घर लौटने पर मैं सारी बातों का विश्लेषण करने लगा। पूरे मामले में मुझे यही समझ नहीं आ रहा था कि वो महिला गांव क्यों घूमना चाहती है। सोच समझकर झुंझलाहट भी हो रही थी कि गांव कोई सर्कस या सिनेमा है जिसे देखने वो शहर से यहाँ आदम की है। लेकिन वही क्यों, शहरों में तो ऐसे कई लोग रहते हैं जो गांव को बस देखने आते हैं, यहाँ की धूल और मिट्टी से बचने के लिए नाक पर रूमाल रखते हैं। गांव के लोगों को देखकर नाक मुंह सिकोड़ते हैं। किसी प्राणी या वस्तु संग्रहालय की भांति गांव को देखने आते, पर सोचा ये महिला शायद अन्य शहरी लोगों से अलग हो। पर दूसरे ही दिन मेरी अपेक्षा भंग हो गई। रात को देर तक जागने के बावजूद मैं पौ फटते ही उठ गया। कल रात पूरा गांव नहाया था और मैं उस धुले गांव की पहली झलक देखना चाहता था। गांव की सूखी और भूरी जमीन काली हो गई थी। पूरा गांव झील में नहाकर आई नव यौवना सा लग रहा था। मैं सैर पर निकल पड़ा। हल्की हल्की हवा चल रही थी और सूरज अपना घूंघट उठाने को था। किसानों के चेहरों पर वैसा ही संतोष और निश्चिंतता थी जैसी किसी पिता के चेहरे पर अपनी बेटी को एक सुखी परिवार में ब्याहने के बाद होती है। गांव देखते देखते ख्याल आया कि कोई और भी आज गांव देखना चाहता है। कुछ देर बाद मैंने सर्किट हाउस की तरफ रुख किया, जहां वो पहले से ही तैयार थी। अब गांव में कोई रिक्शा या गाड़ी तो थी नहीं, इसलिए हम पैदल ही अपनी यात्रा शुरू कर चुके थे। आपने मुझसे पूछा नहीं कि मैं गांव क्यों देखना चाहती हूँ? उसने बात शुरू की। मैंने अनमने ढंग से जवाब दिया। अब इसमें पूछना क्या, गांव में कई शहरी लोग आते हैं जो गांव देखना चाहते हैं। मैं चाहता था कि वो जल्द से जल्द गांव देखकर यहाँ से चलती बने, पर उस वक्त मैं ये नहीं जानता था कि एक दिन उसका जाना ही मेरे लिए कितना पीड़ादायक बन जाएगा और सारी कोशिशों के बावजूद मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा। ये भी कहा जाता था कि जीवन के कई अहम रिश्ते अक्सर अनजाने में बन जाते हैं। उस दिन के बाद हम रोज़ मिलने लगे। उसे गांव की जीवन शैली में काफ़ी रुचि थी। वो गांव की समस्याओं के बारे में जानना चाहती थी। फिर एक दिन उसने मुझे बताया कि वो गांव की जीवन शैली और समस्याओं पर एक थीसिस लिख रही है और पीएचडी के लिए उसे इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करेगी। फिर भी मुझे यकीन था कि गांव में उसकी आत्मीय रुचि थी। दिसंबर की वो गुनगुनी दोपहर में आज तक नहीं भूला। हम दोनों गांव की चौपाल पर बैठे थे। उस एकांत व शांति में भी एक संवाद था। तभी उसने कहा, आपने स्वयं के बारे में कुछ नहीं बताया। ऐसा लगा मानो मैं वर्षों से इसी प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहा था। लगा कि मन का सारा बोझ इसके सामने उड़ेल दूं। मैंने उसे बताया, मेरे पिता डॉक्टर थे। इसी गांव में बरसों पहले एक महामारी फैली। उन्होंने कईयों को बचाया। अंत में माता पिता दोनों ही उस बीमारी का ग्रास बन गए। पर मेरी कहानी उसके अतीत के सामने कुछ भी नहीं थी। आगे उसने जो बताया वो दिल दहलाने वाला था। उसने कहा, आपको ये तो पता होगा कि आपके पिता कौन थे और उनकी मृत्यु कैसे हुई, पर मैं तो, मेरी माँ को कोढ़ था। वो गांव से बाहर एक आश्रम में रहती थी। गांव के कुछ लोगों ने उनके साथ बहुत बुरा किया। फिर मेरा जन्म हुआ। समाज मुझे मार न डाले इस डर से उन्होंने मुझे खुद से दूर अनाथाश्रम में भेज दिया। पर जगह बदलने से अतीत नहीं बदलते। आज भी अपने अतीत से भाग रही हूँ मैं। ये सब बताते हुए उसकी आंखों में आंसू की जगह द्वेष व क्रोध था। कुछ देर की खामोशी के बाद सामान्य होते हुए उसने कहा, चलिए चलते हैं। मेरी आसक्ति उसके लिए बढ़ने लगी और शायद उसकी भी। हमारा खालीपन हमें करीब ला रहा था। हमारी व्यथाएं एक सी थी। अब एक दूसरे से काफ़ी सहज हो गए थे। 6 महीने में हम एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ जान गए थे। हमारे इस रिश्ते को उसका समर्थन भी था। उसकी कुछ बातें मुझे हमेशा खटकती, जैसे वो भोजन हमेशा मिनरल वाटर में बनाकर ही खाती, हमेशा मिनरल वाटर ही पीती। जब मैं पूछता, तुम ऐसा क्यों करती हो, क्या तुम्हें गांव के पानी पर विश्वास नहीं, तो वो बात को हंसकर हवा में उड़ा देती या कभी ऐसे गंभीर हो जाती मानो कोई रहस्यमय किताब पढ़ रही हो। और तभी वो दिन आ गया। एक दिन अचानक उसने मुझसे पूछा, तुम यहाँ गांव में अपनी प्रतिभा क्यों व्यर्थ गवा रहे हो, मेरे साथ चलो। इस अप्रत्याशित प्रस्ताव के जवाब में मैंने भी एक सवाल किया,
क्यों, क्या तुम गांव में बसना नहीं चाहते? उसने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं थीसिस लिखने यहाँ आई थी जो पूरी हो गई है और अब मुझे जाना होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। मुझे लगा जैसे मेरे सारे सपने, सारी अपेक्षाएं जिंदा दफन ही हो गई हो। उसने आगे कहा, इतने साल यहाँ रहकर तुमने क्या किया? सिर्फ खुद को नष्ट किया है। उसके लिए मेरी आसक्ति अब विरक्ति में बदल चुकी थी। फिर भी पता नहीं क्यों मैं उसे रोकना चाहता था। किसी भी तरह मैं उसे जाने नहीं देना चाहता था। अगली सुबह यही सोचकर किसी भी तरह उसे मना लूंगा मैं सर्किट हाउस गया, लेकिन चौकीदार ने ये कहते हुए मेरे पैरों तले जमीन खिसका ली कि मैडम तो तड़के ही शहर लौट गई और रात को विदेश जा रही है। उसके बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी तो उस चौकीदार को थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं सोच रहा था, कोई इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है? मैं खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। एक प्रगाढ़ जीवन संबंध का ऐसा अप्रत्याशित अंत मुझे सदमे में छोड़ गया। ईश्वर ने मनुष्य को एक कमाल की वस्तु दी है, विस्मृति। धीरे धीरे दूभर लगने वाला जीवन सहज होने लगा था, पर मुझे ये पता नहीं था कि नियति ने अभी अपना अंतिम दाव नहीं खेला था। तब तक गांव में मेरे रहने और सावन के आने के लक्ष्य और उद्देश्य का पता मुझे नहीं चला था। रात के लगभग 12 बज रहे थे और मैं चांद की रोशनी में अपनी धूमल पढ़ती स्मृतियों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी फिर से सर्किट हाउस का चौकीदार हाफते हुए आया और बोला, विदेश से मैडम जी का फ़ोन आया है, आपको बुलावा भेजा है, वो फिर से फ़ोन करेंगी। मेरे कदम बिना किसी सवाल के सर्किट हाउस की ओर बढ़ गए। दिल ऐसे धड़क रहा था मानो सीने से बाहर ही आ जाएगा। मैं जैसे तैसे सर्किट हाउस के दीवान खाने में उस फ़ोन के पास पहुंचा। घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया। इस बार भी संवाद वहीं से शुरू हुआ। उसने कहा, कैसे हो? मैं आज भी उस मधुर आवाज़ के पीछे छिपे चेहरे को देखने के लिए आतुर था। उसने बात आगे बढ़ाई, सिर्फ एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। वादा रहा तो मैं नहीं रोकूंगी। एक दिन के लिए आ जाओ। चुप क्यों हो? बोलो, आओगे ना? मेरी सारी कड़वाहट पल भर में छूमंतर हो गई। अनायासी मेरे मुंह से निकल पड़ा, हाँ। मैं शून्य में था, क्योंकि मैं क्या कहता, क्यों, कैसे, किस लिए, ये कुछ भी दिमाग में नहीं था। अगले ही महीने में इंग्लैंड जा रहा था। वहाँ पहुँचा। विमानतल पर मेरे नाम की तख्ती लिए एक आदमी खड़ा था। वहीं मुझे उसके घर लेके गया, जहाँ एक और विस्मय, एक और दुख मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। दरवाज़ा खुलते ही मैंने देखा कि हड्डियों का एक ढांचा व्हील चेयर पर पड़ा हुआ है। सिर पर बाल नहीं, भौहें तक नहीं। आंखें गौर से देखने पर ही नजर आती। पूरा शरीर सुर्ख स्याह सा पड़ गया था। तभी उस ढांचे से आवाज़ आई, आओ, अंदर आओ। मैं स्तब्ध था। वही मधुर आवाज़, उसकी ये दशा देखकर मैं किसी अंधे कुएं में औंधे मुंह जा गिरा हूँ। उसके लिए मेरी करुणा आंखों से बहने लगी। वो भी जानती थी मेरे मन मस्तिष्क में अनेक प्रश्न उबल रहे हैं। पूछा मैंने, और उसने बिना कुछ कहे बताना शुरू किया। मैं 4-5 सालों से कैंसर से जूझ रही हूँ। अब तो यहाँ के डॉक्टर्स ने भी घुटने टेक दिए हैं। तुम्हारे गांव आने के कुछ समय पहले ही मुझे पता चला था कि मेरे पास समय कम है। मैं मृत्यु के आने से पहले कुछ ऐसा करना चाहती थी जो आत्मा को कुछ संतोष दे सके। तुमसे मिलने के बाद ही मुझे पता चला कि मुझे क्या करना है। मैंने तुम्हारे गांव पर थीसिस लिखी। उसी दौरान मैंने तुम्हें और तुम्हारे गांव को गौर से पढ़ा। पूरी ज़िंदगी में मैं मेरा गांव, मेरा घर, मेरा परिवार जैसे बोलों के अर्थ समझने को तरसती रही थी। तुमसे मिलकर मैं थोड़ी स्वार्थी हो गई थी। थोड़े समय के लिए ही सही, पर उस अलौकिक सुख को मैं भोगना चाहती थी। किसी पशु की भांति लावारिस नहीं मरना चाहती थी। तुमसे मिली तो लगा कि मेरी मृत्यु पर तुम अवश्य विलाप करोगे। मेरी मृत्यु से तुम्हें अवश्य फर्क पड़ेगा। तुमसे इतनी आसक्ति होने पर भी मैं शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि बंधन हमेशा कर्तव्यों के दायित्व ले आते हैं और फिर प्रेम जैसी अनुभूति भी एक कर्तव्य बन जाती है जिसका बोझ उठाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है।
पर मैं तुमसे हमेशा के लिए जुड़ जाना चाहती थी और तुम्हारे दिल का रास्ता गांव से होकर गुजरता था। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि अब हमारा गांव भी तरक्की करेगा, वो गांव जो मेरी मृत्यु को एक पहचान देगा। थीसिस से मुझे पीएचडी तो मिल ही गई, मेरी थीसिस को ब्रिटिश सरकार की मान्यता भी मिल गई है और जिससे गांव के हर विकास कार्य के लिए अनुदान राशि मिलने में अब कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया है, कल तुम उन्हें जाकर मिल लेना। इतने लंबे संवाद के बाद भी मेरे अंदर मृत्यु का सन्नाटा था। मेरे सारे अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर उसने दिया भी तो इन हालात में। नियति का ये कैसा क्रूर खेल है, फिर भी अनुत्तरित हूँ मैं। इसके एक हफ्ते बाद ही वो चली गई, हमेशा के लिए। इस बार भी मैं उसे रोकने में विफल रहा था। फिर से वही सन्नाटा मेरे चारों ओर पसर गया। पहली बार पता चला कि शांति और सन्नाटे में क्या अंतर है। कितना भयानक होता है सन्नाटा, बिल्कुल खाली खाली सा। मृत्यु के बाद भी मेरे गांव, मेरे जीवन में वो जीवंत है। मैंने उसके जीवन से ये शिक्षा ली कि कोई व्यक्ति, कोई रिश्ता नकारात्मक नहीं होता और न ही मृत्यु। उसका जाना एक सकारात्मकता और जीवन का उद्देश्य दे गया मुझे। मैं उसके जाने पर बहुत रोया, बहुत रोया। शायद यही तो उसकी अंतिम इच्छा भी थी। हेलो, खो गए ना कहानी में? ऐसी होती है कहानियाँ, सुनते सुनते ऐसा लगता है जैसे कोई सिनेमा हॉल में बैठे हैं हम और सामने हमारे फिल्म चल रही है। तो प्लीज़ इस कहानी को एक बिग फैट थम्स अप ज़रूर दीजिए, लाइक शेयर कीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। और बने रहेगा अगली कहानी सुनने के लिए आपकी अपनी पिया सिंह नेगी के साथ, इस चैनल के साथ। और सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे ना चैनल को। लव यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू मिस मी। बाय बाय, थैंक यू।